हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन अग्रो स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, जो पेपर का नाम है जियोग्राफी और पेपर का नाम है इकोनॉमिक जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल। ठीक है, और जिसका कोर्स कोड है GEO 203, जिसका एग्ज़ाम कितने तारीख को होना है। 21 प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। मानव भूगोल की, कि भौतिक भूगोल की, कि नगरीय भूगोल की, कि राजनीतिक भूगोल की। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल जिस विषय की शाखा है वो है मानव भूगोल। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह कि आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, कि राजनीतिक क्रियाएं, कि जैविक क्रियाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्थिक क्रियाएं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक भूगोल से संबंधित विद्वानों का नाम है। देखिए, आर्थिक भूगोल से संबंधित विद्वानों का नाम ये एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कि आर्थिक भूगोल से संबंधित कौन विद्वान है, और 4 विकल्प दे देगा। या तो पूछ देगा कि आर्थिक भूगोल से संबंधित कौन विद्वान नहीं है, और 4 विकल्प दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं कि आर्थिक भूगोल से संबंधित कौन कौन से विद्वान है। तो देखिए, क्रमशः सारे विद्वान जितने भी आर्थिक भूगोल से संबंधित विद्वान हैं उनको हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ये है वेक्सटन और वान रेयन और चिसोल्म, प्रोफेसर शाह, प्रोफेसर जॉन्स और डार्कवाल्ड और अलेक्जेंडर JW मर्फी और रूडॉल्फ वर्जिन्स गार्ड्स, और ये है हैरी गटन और मैकफार्लेन और रूरबैग। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, आर्थिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, और देखिए इसी से संबंधित एक प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो गोड्स और चिसोल्म और प्रोफेसर सारी आर्थिक भूगोल से संबंधित है, और डेविस क्या है, आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन किस वर्ग का है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन प्राथमिक वर्ग से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है फिर देखिए प्राथमिक से कैसे ये संबंधित है, इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को सही से पढ़ेंगे। ठीक है, प्राथमिक उत्पादन संबंधित क्रियाएं हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज किसे कहते हैं, तो जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादन संबंधित क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी, लोहा, वनों से लकड़ी काटना, पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल आखेट करना, शिकार करना इत्यादि। जैसे मान लीजिए कि हम मिट्टी अगर लाएं, हम प्रकृति से उस पर क्या करेंगे, फसल उगाएंगे। लोहा लाएं, किसी कार्य को किए। वनों से लकड़ी लाएं, उसको किए। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्राथमिक उत्पादन संबंधित क्रियाएं होती है। और देखिए, द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं या विनिर्माण उद्योग क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है। जिन क्रियाओं के अंतर्गत प्राकृतिक से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है वरन उनका रूप परिवर्तित कर योग्य बनाया जाता है, इससे उसके मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए कि लोहे को हम प्राकृतिक से लाएं और इसका उपयोग हम सीधा ना करके हम क्या करें, इसको रूप परिवर्तित हम करके इसका उपयोग करें। तो रूप परिवर्तित कैसे करके इसका उपयोग करें, लोहे को लाएं, उसको गलाकर एक टेबल या किसी एक सुंदर पात्र का रूप करके उसका उपयोग करें, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा। अब हमने क्या किया, गेहूं खेत से लाया, लेकिन उसको क्या किया, उसको आटा में या मैदा में उसको परिवर्तित कर दिया, वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाएगा। अब प्राकृतिक से हमने ऊन तो लाया, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया, कपड़ा बना दिया, तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। हम क्या करते हैं कि वन से लकड़ी काट कर तो लाते हैं, लेकिन लकड़ी को हम क्या करते हैं, फर्नीचर में यूज कर लेते हैं। टेबल बना देंगे, कुर्सी बना देंगे, चौकी बना देंगे, पलंग बना देंगे। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़।
प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं और द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं के बारे में आप समझ चुके हैं। और देखिए द्वितीयक उत्पादन क्रियाएं को भी क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि विनिर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग किस में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहा उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, तो लोहा किस में है, प्राथमिक में है। ये लोहा उत्पादन व्यवसाय किस में है, प्राथमिक में। अगर लोहे को अगर किसी अन्य रूप का अगर रूप दे दिया जाए तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। जैसे लोहे को हम लाए प्राकृतिक से और उसको गलाकर हम एक कैंची का रूप दे दिए तो किस में आ जाएगा, द्वितीयक में आ जाएगा। लेकिन जब तक लोहा है तब तक वो किस में रहेगा, प्राथमिक में रहेगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के जनक कौन है, तो डेविस, गेट्स, चिसोल्म, प्रोफेसर शाह। तो इसके जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, चिसोल्म इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसके द्वारा बताया गया, वान थ्यूनेन, वीवर, वेवर, पैक और वेवर। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वान थ्यूनेन ने बताया है कि कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्थिक भूगोल के अंग हैं। देखिए आर्थिक भूगोल के अंग के बारे में देख लेते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंग क्या क्या होते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अंग क्या क्या होते हैं, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, परिवहन भूगोल, विपणन भूगोल, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल। ठीक है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रश्न को हम देखते हैं, जैसे कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के अंग नहीं है, तो कृषि भूगोल ये आर्थिक भूगोल के अंग है, औद्योगिक भूगोल ये भी आर्थिक भूगोल के अंग है, और वाणिज्यिक भूगोल ये भी क्या है, आर्थिक भूगोल के अंग है। कौन सा अंग नहीं है, राजनीतिक भूगोल आर्थिक भूगोल के अंग नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्योंकि इस प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्थिक भूगोल के अंग नहीं है, तो अंग आर्थिक भूगोल के अंग क्या नहीं है, तो राजनीतिक भूगोल नहीं है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, तो सीयर्स ने, सान ने, वोमन ने कि जिमरमैन एवं मिचेल ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिमरमैन एवं मिचेल। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 5 जुलाई, 6 जून, 8 जून। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, सन 1972, सन 1992, सन 1986, सन 1976। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सन 1972। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय के शंकु वृक्ष कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय के जो शंकु वृक्ष हैं वो कितने ऊंचाई पर पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन देखेंगे 500 से 1500 मीटर, 1500 से 3500 मीटर, 1000 से 2000 मीटर और 3500 मीटर से ऊपर। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1000 से 2000 मीटर तक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो मोरक्को, चिली, कैलिफोर्निया और भारत। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, कृषि के अंतर्गत कौन है, भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत नहीं है तो कौन है, भारत। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि रंधावा ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, 2, 3, 4 और 5। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, पशुपालन, आखेट और मत्स्य पालन। ठीक है, तो जो सागर के तटीय क्षेत्र में जिनका घर जो भी चीज़ है, आवास जो भी चीज़ है, तो उनका जो मुख्य व्यवसाय जो जीविका का जो चलाने का
₹2 पैसे मुद्रा को कमाने का, तो उनका काम है मत्स्य पालन करना। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। करा ये प्राथमिक व्यवसाय है मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, फल एकत्रित करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्राथमिक व्यवसाय मछली पालना भी है, वनों से लकड़ी काटना भी है और फल एकत्रित करना भी है। ठीक है, बात समझ आए ना। तो ये क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीयक व्यवसाय है कागज बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, रेशम से कपड़ा बनाना, तो उपरोक्त सभी। तो द्वितीयक व्यवसाय में क्या बताएं, जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कागज बनाना, मतलब लकड़ी से कागज बनाना, लकड़ी पहले था उसको कागज बना दिया गया, उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया, और लकड़ी से फर्नीचर बनाया गया, लकड़ी से क्या किया गया, टेबल कुर्सी मेज जो भी चीज़ है उसको बनाया गया, रेशम से कपड़ा बनाया गया। तो देखिए यहाँ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है, इसलिए ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आएगा। और इसलिए ये इसका जो सही आंसर होगा, आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपरोक्त सही। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तृतीयक व्यवसाय है व्यापार, दलाली, पूंजीपति और उपरोक्त सभी। तो तृतीयक व्यवसाय भी क्या है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार, दलाली, पूंजीपति ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो नासा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब की गई, सन 1969 में, सन 1970 में, सन 1961 में, सन 1960 में। तो इसरो की जो स्थापना की गई वो सन 1969 में की गई, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया, आर्यभट्ट का, कि भास्कर का, कि रोहिणी का, कि उपरोक्त सभी का। ठीक है, तो भारत का जो पहला उपग्रह छोड़ा गया वो आर्यभट्ट का छोड़ा गया, इसलिए इसका सही आंसर ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया था। ठीक है, मार्च 2008 में, अक्टूबर 2008 में, अगस्त 2009 में, अक्टूबर 2009 में। तो जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, अक्टूबर 2008 में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, राकेश शर्मा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में सही नहीं है। तो विकल्प पहला है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ये सही है। और महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी, ये गलत है, क्योंकि इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, और इसरो भारत के अंतरिक्ष विभाग की ओर रिपोर्ट करता है, ये भी सही है। और कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, इसरो की स्थापना 1962 में नहीं, ये सही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्प्रूस, फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं विश्वत रेखी वन में, कि भूमध्य सागरी वन में, कि टैगा वन में, कि मानसूनी वन में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा टैगा वन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, टैगा वन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान तथा उसके स्थान में से गलत जोड़ा बताइए। तो उत्तरी अमेरिका फेयरी, ये सही है, और यूरोप पार्कलैंड, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका वेल्डर्स, ये सही है, और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ये भी सही है, इसलिए इसका गलत जोड़ा कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका गलत जोड़ा होगा, यूरोप पार्कलैंड। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सवाना घास के मैदान कहाँ है।
तो सवाना घास के मैदान कहाँ है या कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्विस की चैपरल की सेल्वास की उपरोक्त सभी। तो जो ये जाना जाता है अमेरिका में, तो ये होता है चैपरल। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, चैपरल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो जो विश्व में जो मत्स्य उत्पादन में जो प्रथम है वो है जापान है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि डागर बैंक स्थित है इंग्लैंड के पास, न्यूफाउंडलैंड के पास, कि जापान सागर के पास, कि श्रीलंका के पास? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड के पास। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि कह रहा है कि मछलियों का मुख्य भोजन है। तो प्लैंकटन, की मांस, की प्रवाल, की नमक। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्लैंकटन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। ताजे जल की मछलियां पकड़ने वाला प्रमुख महाद्वीप है। जो ताजे जल का जो मछलियां जो पकड़ने वाला जो प्रमुख महाद्वीप है वो देखिए, इसका ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एशिया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म में नहीं है? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट की साइडेराइट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, लिग्नाइट। ठीक है, क्योंकि ये लौह अयस्क की किस्में नहीं है, बाकी सारे तीनों क्या है? लौह अयस्क की किस्में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। करें में सावी श्रेणी का संबंध है लौह अयस्क से, कोयला से, तांबा से, कि सोना से? तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही होगा, लौह अयस्क से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक सोना कहाँ से प्राप्त होता है? ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि दक्षिण अफ्रीका से, कि कनाडा से? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर इसका सी सही होगा, दक्षिण अफ्रीका से सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है। विश्व का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सोना प्राप्त होता है तो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि अभ्रक किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? आग्नेय, की प्रतदार, की ज्वालामुखी, की सभी प्रकार? तो जो अभ्रक जो प्राप्त किया जाता है तो वो होता है आग्नेय जो सेल होती है। ठीक है, इसी से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा, सोना और अभ्रक। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा, सोना। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे खारे जल सागर में विश्व की लगभग कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं? 90%, 92%, 60% की 84%? तो खारे जल सागर में विश्व की लगभग 84% मछलियां पकड़ी जाती है। इसका ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है भारत में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, कि चीन में? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, चीन में। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश है? थाईलैंड, भारत, मलेशिया और ब्राजील? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थाईलैंड, क्योंकि विश्व का जो सर्वाधिक रबड़ उत्पादक जो देश है वो थाईलैंड है। ठीक है, वहीं से प्राप्त होता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ह्यूविटलॉसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? ठीक है, तो कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है 15, 13, 14 और 12। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही होगा, 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि थाईलैंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर चावल बोया जाता है? थाईलैंड में कितने प्रतिशत भूभाग पर चावल बोया जाता है? 50%, 70%, 95%, 90%? तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 95%।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है गेहूं के लिए आदर्श तापमान है। जो गेहूं के लिए, गेहूं की उपज के लिए, गेहूं की सब सही, गेहूं सही हो, अधिक प्रचुर मात्रा में हो, ठीक ठाक हो पैदावार, इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए? 10 से 37 डिग्री के बीच तापमान होना चाहिए, तभी गेहूं की जो फसल है वो अच्छी से होगा। ठीक है, अच्छा से होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 37 डिग्री। ठीक है, 10 से 35 डिग्री नहीं होगा, 15 से 30 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है। तो ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र, गहन फसल कृषि की परती व पशुचारण एवं फसली कृषि की पशुचारण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही होगा, पशुचारण। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। गन्ने की कृषि के लिए औसत तापमान है। तो गन्ने की कृषि के लिए जो औसत तापमान है, इसका विकल्प है 10 से 25 डिग्री, 18 से 35 डिग्री, 20 से 42 डिग्री, 10 से 20 डिग्री। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा, 18 से 35 डिग्री। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।